स्वागतम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। तो आज हम कहानी पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल कहानी रोज, जो रोज और गैंग्रीन दो नामों से जानी जाती है। 1934 में ये प्रकाशित कहानी है। अज्ञेय जी इसके लेखक हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो इस कहानी का आज हम कर रहे हैं विश्लेषण। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेखक परिचय। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो अज्ञेय के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ये प्रतिभा संपन्न कवि हैं, शैलीकार हैं, कथा साहित्य इन्होंने लिखा है, ललित निबंध इन्होंने लिखा है, संपादक हैं और ये सफल अध्यापक के रूप में रहे थे। बचपन में क्योंकि इनका नाम सच्चिदानंद था तो इन्हें सच्चा सच्चा कहकर पुकारा जाता था। अज्ञेय ने 1943 ईस्वी में 7 कवियों के वक्तव्यों और कविताओं को लेकर एक लंबी भूमिका के साथ इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था। 1943। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, किसी कोई भी एग्जाम हो यहाँ से प्रश्न नहीं छूटता है तार सप्तक से, जिसे प्रगतिशील कविता की संज्ञा दी गई है। तार सप्तक को दूसरा, तीसरा, चौथा तार सप्तक का भी संपादन इन्होंने ही किया है। तो चारों तार सप्तक का संपादन इन्होंने ही किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह तो इसमें है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल। और जो इनकी रचना है तो उनको अज्ञेय रचनावली के नाम से 18 खंडों में इनकी समस्त रचनाओं को संग्रहित करने का प्रयास किया गया है। और इसके संपादक कौन हैं? कृष्णदत्त पालीवाल इसके संपादक हैं। अज्ञेय रचनावली के 18 खंड में है। ठीक है, तो ये भी याद रखने योग्य बात है। ये आधुनिक साहित्य के एक शलाका पुरुष हैं। भारतेंदु के बाद दूसरे आधुनिक युग का प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। तो ये कौन है? आधुनिक युग के प्रवर्तक है, लेकिन सेकंड है। फर्स्ट कौन है? हमारे भारतेंदु जी, यानी कि प्रथम हमारे भारतेंदु जी हैं, दूसरे हमारे अज्ञेय जी हैं। बिंदु को इन्होंने क्या है, डलहौजी जेल में लिखा था। तो जो भी इनकी बिंदु रचना है उसको डलहौजी जेल में इन्होंने लिखा था 1931 में। ये भी एक विशेष तथ्य है कि इन्होंने एक रचना जेल में लिखी है। अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो कहानी है गैंग्रीन या रोज, तो सबसे पहले इसके शीर्षक के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1937 ईस्वी में ये जो रोज शीर्षक से अज्ञेय की कहानी ये जो संकलित हुई थी, तो इनका जो कहानी संग्रह है कौन सा? विपथगा, इसमें ये संग्रहित हुई थी 1937 में रोज शीर्षक से, पहले रोज शीर्षक से। और ये जब विपथगा के 5वें संस्करण में 1990 में जब 5वां संस्करण आया था इस विपथगा का, तो इन्होंने नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली द्वारा प्रकाशित ये हुई थी। तो इसका शीर्षक क्या कर दिया था? गैंग्रीन कर दिया था। तो पहले क्या थी नाम इसका? रोज, फिर क्या हो गया? गैंग्रीन हो गया था। तो रोज गैंग्रीन दोनों याद रखने योग्य है। तो पहले रोज था, फिर गैंग्रीन हुआ था 1937 में, क्योंकि ये पहले प्रकाशित हुई थी 1937, और 1990 इसका द्वितीय प्रकाशन है, यानी कि 5वां संस्करण आया था जब इनकी कहानी संग्रह का। इसका एक पात्र क्या है? डॉक्टर है, जो गैंग्रीन नामक बीमारी का उपचार करता है। इसी के कारण इन्होंने इसका नाम गैंग्रीन रखा था। हिंदी जगत में इसे रोज शीर्षक से अधिक जाना जाता है, क्योंकि रोज की सी ही कथा इसमें दी गई है कि रोज एक जैसी दिनचर्या चल रही है। इस कहानी का उद्देश्य एक युवती जो है मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी के यंत्रवत जीवन और उनके समस्त जो परिवेश में जो उनका एक जैसा ही जीवन परिवेश बीत रहा है उसका उबाऊ जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। इस कहानी में यह एक विवाहित नारी के अभावों में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का इसमें चित्रण किया गया है। रोज एक ही ढर्रे पर चलती मालती की उबाहट भरी दिनचर्या कहानी का शीर्षक जो है रोज से भी ध्वनित होता है, यानी कि इसी शीर्षक से ये पूरी कहानी समझी जा सकती है कि रोज एक जैसा जीवन और एकदम यंत्रवत, कि कोई भी कुछ नया है ही नहीं। संग्रह क्योंकि विपथगा में ये संकलित है तो इसको भी जानना आपको जरूरी है। तो इसमें कौन कौन सी कहानी है? विपथगा, दुख और तितलियाँ, पगोड़ा वृक्ष, मिलन, हरसिंगार, एकाकी तारा, हारिती, अमर वल्लरी, रोज, यही कहानी है रोज या गैंग्रीन, कड़ियाँ, अकलंक और शत्रु, ये कहानी इसमें संग्रहित है विपथगा में। अब ये जो कहानी है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। तो ये जो कहानी है सबसे प्रसिद्ध इनकी कहानी है अज्ञेय जी की।
उन्होंने दिखाया है कि किसी भी व्यक्ति के किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं, और आज के समय का ये एक प्रकार की एक मार्मिकता चल रही है। ठीक है, इस कहानी का केंद्रीय वाक्य है, ऐसा तो रोज ही होता है, क्योंकि मालती सेन बोलते कि ऐसा तो रोज ही होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बार बार इस विडंबना को उजागर करती इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहा गया है। नई कहानी की पूर्व पीठिका कहा गया है। इसके बाद नई कहानी का दौर आ गया था। पहाड़ी गांव का इसमें परिवेश है। मैं शैली में ये कहानी लिखी गई है और संवादात्मक ये कहानी है। मध्यवर्गीय मानसिकता को इसमें चित्रण किया गया है। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। मालती के आसपास ही ये, यानी कि मालती के चरित्र को रखकर ही ये कहानी लिखी गई है। ठीक है, तो मालती इसमें महत्वपूर्ण पात्र है। कहानी में नारी जीवन की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। नारी जीवन में विवाह के उपरांत आने वाले दायित्व से उत्पन्न नीरसता, यांत्रिकता, घुटन का सजीव चित्रण इसमें किया गया है कि कैसे एक जैसा जीवन हो जाता है और कैसे वो नीरसता, एकदम यांत्रिकता कितनी भयावह लगती है। संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार में व्याप्त एकाकीपन को ये कहानी दर्शाती है, क्योंकि संयुक्त परिवार तो जैसे लगभग ख़त्म ही हो गए हैं और एकल परिवार जो चल रहे हैं उसमें एकाकीपन कैसे आ जाता है, यही इस कहानी में दर्शाया गया है। जीवन की एकरसता और व्यर्थता बोध का चित्रण इस कहानी में किया गया है। लेखक जो है मालती से 4 वर्ष बाद मिलता है। विवाह के 2 वर्ष बाद और पूरे जीवन में 4 वर्ष बाद मिलता है, यानी कि विवाह से 2 वर्ष पहले से ही वो नहीं मिला था। लेखक को लगता है कि मालती के घर में किसी शाप की छाया है, यानी कि उसका घर शापित है, जो उसे भी वश में कर लेगा, इसलिए वो चला जाता है। एकल परिवार में बच्चे की स्थिति क्या है उसका ही चित्रण इसमें किया गया है। अब अगर कहानी देखी जाए तो कहानी का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा, कहानी देखने से पहले हम पात्र परिचय देख लेते हैं। तो इसमें है मालती, महत्वपूर्ण पात्र है। लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है और सखी जैसे इसे मानता है। कहानी की ये मुख्य नायिका पात्र है। विवाहित स्त्री है और एक बच्चे की माँ है, टीटी की माँ है। मध्यवर्गीय स्त्री है। विवाह पूर्व स्वच्छंद और चंचल लड़की थी और विवाह के उपरांत मतलब अत्यंत गंभीर स्त्री हो जाती है। महेश्वर की पत्नी है, डॉक्टर महेश्वर की, और टीडी की माँ है। दूसरा इसमें पात्र है लेखक। लेखक जो है मालती के दूर के रिश्ते का भाई है। मालती और लेखक में परस्पर मित्रता का संबंध है। अपने दूर के रिश्ते की बहन के पास 4 वर्ष बाद वो मिलने जाता है और विवाह के उपरांत मालती में हुए परिवर्तन से वो चिंतित हो गया है। महेश्वर जो है वो मालती का पति है। पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। टीटी का पिता है और एक निर्दिष्ट मतलब करे पर जीवन जीता है, मतलब जो भी चल रहा है उसको चलने देता है। ठीक है, दूसरा ये कि ये अधिकतर गैंग्रीन का उपचार करता है। टीटी जो है मालती और महेश्वर का पुत्र है। और एक गैंग्रीन कहानी की समीक्षा देख लेते हैं। तो कहानी का जो पहला भाग है इसमें मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है बल्कि कर्तव्य पालन की औपचारिकता अधिक उसमें दिखाई देती है। वह अतिथि की कुशल क्षेम तक नहीं पूछती कि वो कैसे आए, कैसे रास्ता रहा, कैसा सफ़र रहा, सब कैसे हैं, बस एकदम औपचारिकता करती है। पर उसे पंखा अवश्य जलती है। उसके प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर देती है, बहुत शॉर्ट में ही निपटा देती है। बचपन की बातूनी चंचल लड़की शादी के बाद, यानी कि शादी के 2 वर्ष बाद इतनी बदल गई, तो ये देखकर जो हमारा लेखक है वो घबरा जाता है कि वह चुप रहने लगी है। उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया है। अतिथि को उस घर के ऊपर कोई काली छाया मंडराती हुई लगती है। मालती और अतिथि के बीच के मौन को मालती का बच्चा रोते सोते रोने से तोड़ता है। जब वो सो रहा था, सोते सोते रोने लगा, उससे ये टूटती है। वह बच्चे को संभालने का कर्तव्य का पालन करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। अतिथि एक तीखा प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर वह एक प्रश्नवाचक हूँ से देती है, मानो उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यह आचरण उसकी उदासी, उबाहट और यांत्रिक जीवन की यंत्रणा को प्रकट करता है। 2 वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद नारी कितनी बदल जाती है, यह कहानी के इस भाग में प्रकट होता जाता है। कहानी के इस भाग में मालती कर्तव्य पालन को औपचारिकता पूरी करती प्रतीत होती है।
पर उस पर कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं है, जिससे उसके नीरस उदास यांत्रिक जीवन की ओर संकेत मिलता है। अतिथि से हुए उसके संवाद में भी एक उत्साहहीनता और ठंडापन ही देखने को मिलता है। उसका व्यवहार उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा का सूचक है। इस प्रकार कहानीकार बाह्य स्थिति और मन स्थिति के संश्लिष्ट अंकन में सफल हुआ है। गैंग्रीन कहानी के दूसरे भाग में मालती की अंतर द्वंद्वग्रस्त मानसिक स्थिति, बीते बचपन की स्मृतियों में खोने से एक असंज्ञा की स्थिति, शारीरिक जड़ता और थकान का कुशल अंकन हुआ है। साथ ही उसके पति के यांत्रिक जीवन, पानी, सब्जी, नौकर आदि के अभाव का भी उल्लेख हुआ है। मालती पति के खाने के बाद दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे ही भोजन करेगी और यह रोज का क्रम है। इसकी जानकारी भी हमें यहाँ मिलती है इस कहानी के माध्यम से। बच्चे का रोना, मालती का देर से भोजन करना, पानी का नियमित रूप से वक्त पर न आना, पति का सवेरे डिस्पेंसरी चले जाना, जाकर दोपहर को लौटना और शाम को फिर डिस्पेंसरी में रोगियों को देखना, यह सब कुछ मालती के जीवन में रोज एक जैसा ही है। घंटा खड़कने पर समय की गिनती करना मालती के नीरस जीवन की सूचना देता है, अथवा यह बताता है कि समय काटना उसके लिए कितना कठिन हो रहा है। इस भाग में मालती, महेश्वर, अतिथि के बहुत कम क्रियाकलापों और अत्यंत संक्षिप्त संवादों के अंकन से पात्रों की बदलती मानसिक स्थितियों को प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह लगता है कि लेखक का अधिक ध्यान बाह्य दृश्यों की बजाय अंतर दृश्यों पर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संवाद इसमें देखने को नहीं मिलता है। कहानी का जो तीसरा भाग है, इसमें महेश्वर की यांत्रिक दिनचर्या, अस्पताल के एक ऐसे ढर्रे रोगियों के टांग काटने या उसके मरने के नित्य चिकित्सा कर्म का पता चलता है। पर अज्ञेय का ध्यान मालती के जीवन संघर्ष को चित्रित करने पर केंद्रित है, इसलिए उसकी गतिविधियों तथा उसकी मन स्थितियों के अंकन पर लेखक ने अधिक ध्यान दिया है। महेश्वर और अतिथि यानी कि जो लेखक है, बाहर पलंग पर बैठकर गपशप करते हैं और चांदनी रात का आनंद लेते हैं, पर मालती घर के अंदर बर्तन मांजती रही। क्या यही उसकी नियति थी कि कोई आया है और उससे के साथ बातचीत ना करना, और उसका एक भाई मित्र जैसा आया है तो वो कैसे दूर रहेगी। बच्चे का बार बार पलंग से नीचे गिर पड़ना और उस पर मालती की चिड़चिड़ी प्रतिक्रिया मानो पूछती है कि वह बच्चे को संभाले या बर्तन मांजे। ये काम नारी को ही क्यों करने पड़ता है? क्या उसका यही भाग्य है? इस अचानक प्रकट होने वाली जीवनेच्छा के बावजूद कहानी का मुख्य स्वर चुनौती की बजाय समझौते का और मालती की सहनशीलता का है। इसमें नारी जीवन की विषम स्थितियों का कुशल अंकन हुआ है। बच्चे का सोते सोते पलंग से गिरना उसके लिए सामान्य बात है, क्योंकि रोज ऐसा होता है। बच्चे को चोट भी मामूली बात है, क्योंकि उसे चोट रोज लगती रहती है। मालती के मन पर लगने वाली चोट भी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वह रोज इन चोटों को सहती रहती है। रोज की ध्वनि कहानी में निरंतर गूंजती रहती है। कहानी का अंत अगर देखा जाए तो 11 बजने की घंटा ध्वनि से होती है और तब मालती करुण सुर में कहती है 11 बज गए हैं। उसका घंटे गिनना उसके जीवन की निराशा और करुण स्थिति को प्रकट करता है। रोज अज्ञेय की चर्चित कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य एक विवाहित युवती के जीवन चरित्र के माध्यम से नारी के सीमित संसार में घुटन और उसकी उदासी का चित्रण है। कहानी का शीर्षक भी मालती की रोज एक ढर्रे पर चलती दिनचर्या और उबती हुई जिंदगी की ओर संकेत करता है। उसका आचरण उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा की गवाही देता है। घंटे की गिनती करना भी उसकी भारी ऊब और जड़ता का सूचक है। समय उसके लिए पहाड़ जैसा भारी हो गया है। कहानी के अंतिम भाग में महेश्वर के डिस्पेंसरी से घर लौटने के बाद की स्थिति की चर्चा है और महेश्वर अस्पताल में आने वाले गैंग्रीन के रोगियों का उल्लेख भी करता है, जिसमें टांग काटनी पड़ती है। मालती डॉक्टर महेश्वर की लापरवाही और अस्पताल की दुर्दशा पर व्यंग करती है। उसकी संवेदनशीलता का ये परिचायक यहाँ पर कहानी एक रोचक मोड़ पर वहाँ पहुँचती है जब महेश्वर अपनी पत्नी को आम धोकर लाने का आदेश देता है। आम एक अखबार के टुकड़े में लिपटे हैं। जब वह अखबार का टुकड़ा देखती है तो उसे पढ़ने में तल्लीन हो जाती है। उसके घर में अखबार का भी अभाव है। वह अखबार के लिए तरसती है, इसलिए अखबार का टुकड़ा हाथ में आने पर वह उसे पढ़ने में तल्लीन हो जाती है।
यह इस बात का सूचक है कि अपनी सीमित दुनिया से बाहर निकलना, वह उसके आसपास की व्याप्त दुनिया से जुड़ना चाहती है। जीवन की जड़ता के बीच भी उसमें कुछ जिज्ञासा बची है जो उसकी जिजीविषा की सूचक है। मालती के जिजीविषा के लक्षण कहानी में यदा कदा प्रकट होते रहते हैं, पर कहानी का मुख्य स्वर चुनौती का नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही।